नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल से करेंगे। देखिए दोस्तों, द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें जो सबसे उनके बॉडी का जो सबसे छोटा ऑर्गन या जो सबसे छोटा से छोटा पार्ट होता है वो सेल होता है। अब इस सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्यों कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी लिविंग बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उन सभी की बॉडी में सबसे सेल से मिल करके बने होते हैं। ये छोटे छोटे सेल्स ही आपस में मिल करके क्या करते हैं, पूरी बॉडी को क्या करते हैं, बनाते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के कोई भी ऑर्गन को आप ले लीजिए, चाहे वो हम अपने लंग्स को ले लें, हार्ट को ले लें, ये सभी जो काम दरअसल करते हैं ना, इनके अंदर के सेल्स ही काम कर रहे होते हैं उस दौरान। इस वजह से सेल को बोला जाता है फंक्शनल यूनिट। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, इसमें फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इसलिए बोला गया है क्योंकि पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनी होती है, और जबकि फंक्शन यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि सेल ही पूरे बॉडी में जो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो वर्क कर रहा होता है। और ये तो आप समझ गए होंगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इन ऑर्गेनिज्म। एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, द स्किन, द ब्रेन, द मसल्स और इवन इन द बोन इज़ कम्पोज्ड ऑफ थाउजेंड ऑफ सच सेल। ये भी आप समझ गए होंगे कि चाहे हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो वो तो सेल से मिल करके ही बना है। तो हम आगे देखते हैं। इसमें लिखा है एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ। जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी की एक लाइफ होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में अगर कोई एक सेल बन जाता है तो वो लंबे समय तक ही जिंदा रहता है, ऐसा नहीं है। हर एक सेल का एक लाइफ टाइम होता है। कोई सेल लंबे समय तक जीवित रहती है तो कोई सेल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जीवित रहती है। और हमारे बॉडी में जो ओल्ड एंड वीक सेल्स होती हैं ये हमारे बॉडी से कंटिन्यूअसली मरती रहती हैं और इनकी जगह पे बॉडी में नई नई सेल जो हैं वो बनती रहती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बॉडी के अंदर आरबीसी जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। इन्हीं की वजह से ब्लड का कलर रेड भी होता है और इनका जो लाइफ होता है वो 120 डेज़ का होता है। 120 डेज़ के बाद ये सेल्स क्या हो जाती हैं, इनकी डेथ हो जाती है और इनकी जगह पे नई नई आरबीसी की सेल्स जो है वापस से बनती हैं। ऐसा हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में होता है। पुरानी सेल मरती हैं और उनकी जगह पे नई सेल का फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग अब सेल की डिस्कवरी को समझ लेते हैं कि आगे सेल को डिस्कवर कैसे किया गया और किसने किया। तो जो सेल को डिस्कवर करने का बात आता है तो हमारे जुबान पे सबसे पहले रॉबर्ट हुक का ही नाम आता है। बट दिक्कत की बात, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि वो किस सेल को डिस्कवर करे। दरअसल रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल थी अपने आप में। और उन्होंने कैसे किया इस डेड सेल को? हुक ने सबसे पहले क्या किया, कॉर्क के स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया और माइक्रोस्कोप से उसके अंदर कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस देखे। उस छोटे छोटे बॉक्सेस को उन्होंने सेल का नाम दिया था। हालांकि ये डेड सेल था, इस वजह से अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। तो जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अब दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम सेल थ्योरी को समझते हैं। आखिर ये सेल थ्योरी क्या है, पहले समझिए। देखिए दोस्तों, सेल थ्योरी को शिल्डन एंड स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था 1839 के अंदर। इन्होंने क्या दिया था स्टेटमेंट? इनका स्टेटमेंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इनका ये कहना था कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी सेल के बने होते हैं और जितने नॉन लिविंग बींग्स हैं वो सेल के नहीं बने होते हैं। इससे तो ये बात श्योर हो गई थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हैं तो उनके अंदर सेल तो होगा ही डेफिनेटली। बट आगे जा कर के क्या हुआ था, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा था इस थ्योरी में। ये थ्योरी गलत नहीं थी बट थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया, इनका भी स्टेटमेंट एक बार हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला था न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल्स होती हैं वो अपनी पुरानी वाली सेल से मिल करके बनते हैं। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जैसे हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी के सेल्स हैं, अब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनको बनाएगा कौन? तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं ये पहले नई सेल्स को बना देती है, तब जाकर इनकी क्या हो जाती है, डेथ होती है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि नई सेलों का जो जन्म होता है वो उनकी पुरानी सेलों से ही होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सेल थ्योरी समझ में आ गया होगा। तो अगर सेल थ्योरी समझ में आ गया होगा तो एक बार हम सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। इसमें नाम आता है वायरस का। जी हाँ दोस्तों, वायरस को बोला जाता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, क्योंकि
सेल थ्योरी के अंदर आपको ये बताया गया है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, और साथ ही साथ वो नई सेल का फॉर्मेशन पुरानी सेल से भी होता है। लेकिन वायरस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। वायरस दरअसल अगर बाहर पड़ा, बॉडी के बाहर है, आउटसाइड द बॉडी, ये बिल्कुल नॉन लिविंग जैसा काम करता है। तो इस आधार पे तो हम ये कह नहीं सकते कि ये सेल का बना है, बट इसके बावजूद भी जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, उसके ये वैसा ही काम करने लगता है जैसे नॉर्मल एक लिविंग बीइंग काम करना स्टार्ट करता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये बाहर जब रहता है तो एक नॉन लिविंग जैसा काम करता है। इस वजह से वायरस एक सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हो जाएगा। दोस्तों आगे हम सेल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेल आखिर सेल को डिफाइन कैसे किया गया है, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं जो मिल करके क्या करते हैं, टिश्यू को फॉर्म करते हैं, और ये टिश्यू जो होते हैं ये क्या करते हैं, ऑर्गन को और ढेर सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और जब यही ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तब जाके किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जब बॉडी बन रहा होगा तो सबसे पहले हमारे बॉडी के लिए सेल बना होगा, फिर बहुत सारे सेल्स आपस में मिले होंगे तो टिश्यू बना होगा, टिश्यू जब मिले होंगे तो ऑर्गन बना होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और फाइनली हमारा निर्माण हुआ, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। और दोस्तों जो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम सेल की स्टडी करते हैं उसे हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं आखिर ये सेल कितने बड़े होते हैं। हमें तो अक्सर जानने का मन करता होगा क्या हम सेल को अपने नेक डाई से देख सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं जिन्हें तो हम कभी देख ही नहीं सकते हैं। इस सीक्वेंस में अगर हम बात करें, सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल अब तक का अर्थ पे देखा गया उसका नाम है PPLO। इसका पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों ये एक बैक्टीरिया है जो कि अब तक का सबसे छोटा सेल पाया गया है। और अगर हम इस लार्जेस्ट सेल में आगे बढ़े तो लार्जेस्ट सेल अब तक का जो ऑस्ट्रिच एग होता है ये अब तक का सबसे बड़ा क्या पाया गया है, सेल पाया गया है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होता है ह्यूमन बॉडी का वो स्पर्म होगा, या फिर आप RBC बोलेंगे। RBC का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड सेल। तो स्पर्म और RBC दोनों ही ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, सेल होते हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों RBC का ये डायग्राम यहाँ पे है। अब इसके बाद अगर हम लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाएगा नर्व का या फिर न्यूरॉन का, जो कि करीब 1 मीटर या 90 सेंटीमीटर तक लंबे लंबे होते हैं। और यही नर्व सेल ही क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये रहा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये करीब हमारे बॉडी में 1 मीटर तक लंबे होते हैं और यही क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है स्मॉलनेस ऑफ सेल अ ग्रेटर एफिशिएंसी। कहने का मतलब सेल जितना छोटा होगा उसके काम करने की एफिशिएंसी जो है उतनी ज़्यादा होगी। देखिए दोस्तों, होता क्या है यहाँ पे, इसका कारण क्या है, इसके 2 मेन रीज़न है। सबसे पहला कारण क्या है कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर रैपिडली फॉर द सेल टू फंक्शनल इफेक्टिवली। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे सेल जितना छोटा होगा उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होगा। कम्युनिकेशन इन द सेंस मतलब कि जो फूड मटेरियल सब्सटेंस हो गए, गैसेस हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गए, इन सभी का सेल टू सेल जो ट्रांसफ़र होगा वो काफ़ी ईजिली और रैपिडली होगा। अगर इसलिए बोला जाता है कि सेल जितना छोटा होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। और दोस्तों दूसरा जो इसमें रीज़न है ये बताया जा रहा है कि अगर सेल का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होगा उतना ही अच्छे ढंग से क्या होगा, हाँ, सेल के अंदर डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न क्या होता है दोस्तों, डिफ्यूज़न में होता है कि किसी भी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना ही डिफ्यूज़न कहलाता है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि सेल के अंदर खाने का जो डिफ्यूज़न हो रहा है वो उसके साइज़ पे ही डिपेंड करता है। जितना छोटा साइज़ होगा उतना अच्छे ढंग से क्या होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस फिनोमेना होता है, और इस वजह से सेल की काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सेल के अंदर जैसे वाटर का डिफ्यूज़न है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं कि वेस्टेज मटेरियल होता है सेल से बाहर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और न्यूट्रिएंट्स भी अंदर जा रहे हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ पे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ अदर सब्सटेंसेस अंदर बाहर लगा हुआ है। ये सब कुछ डिपेंड करता है सेल के साइज़ पे। सेल जितना छोटा होता है इसके काम करने का जो तरीका है सेल का वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और सेल बहुत इफेक्टिवली ढंग से काम भी करना शुरू करता है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा सरफेस एरिया
होगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, उतना अच्छा डिफ्यूज़न होगा सेल का। और जितना अच्छा सेल में डिफ्यूज़न होगा उतने अच्छे अमाउंट में सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। सेल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, वो बड़े इजीली क्या हो जाएगा, इंटीरियर मतलब सेल के आउटसाइड चला जाएगा, सेल से बाहर चला जाएगा। और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन है वो बहुत ईजी अमाउंट में सेल के अंदर चली जाएंगी। या फिर किसी भी टाइप का अगर डैमेज हो जाता है सेल को तो बहुत ईजिली ढंग से जल्दी से क्या हो जाएगा, रिपेयर भी हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब हमारे सेल का साइज़ क्या हो, बहुत छोटा हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम धन्यवाद।